बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके इनकम टैक्स का पेपर चल रहा है बीएसटी फर्स्ट, जिसमें अपना चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने आपको कुछ इसके जो प्रोविजंस है आयकर के इस चैप्टर से संबंधित वो आपको समझाया और आपको बताया कि कौन कौन से खर्चे अलाउड, कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड, कौन से पार्शियली अलाउड, पार्शियली डिसअलाउड, और इसका आपको तरीका बताया, जो परफॉर्म में बताया कि किस हिसाब से आपको इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालनी है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वीडियो में, उसमें ये था कि जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और अतिरिक्त सूचना दी हुई होती है, तो फिर आप परफॉर्मा नंबर 1 के हिसाब से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी कि नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस है उसको लेके शुरुआत करते हैं। एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस इनकम्स नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, लेस इनकम्स अलाउड नॉट शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एक्सपेंसेस अलाउड नॉट शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और एड एंटर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका पहला फार्मूला था। अब जो आपका दूसरा जो तरीका है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया जाए, या कैश अकाउंट दे दिया जाए, बैंक अकाउंट दे दिया जाए, या रोकड़ का सारांश केस की समरी बता दी जाए, अतिरिक्त सूचना दे दी जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो दूसरा परफॉर्मा हल करने का बताया वो आपको लागू करना है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक पेशेवर व्यक्ति की जो ग्रोस प्रोफेशनल अर्निंग्स हैं, रेवेन्यू जो इनकम्स है उसके प्रोफेशन से, उसको आप जोड़िए और उसमें से केवल आपको एक ही चीज़ घटानी है। क्या? एक्सपेंसेस अलाउड। एक्सपेंसेस अलाउड। तो अब इसमें क्या है कि जो खर्चे अलाउड और डिसअलाउड होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलाउड खर्चे वो होते हैं जो व्यवसाय पैसे के सामान्य खर्चे जो होते हैं, जनरल उसको चलाने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउड। इसमें डिसअलाउड में क्या था कि कोई भी जो पूंजीगत खर्चा होता है वो डिसअलाउड होता है, कोई स्वामी का व्यक्तिगत पर्सनल एक्सपेंसेस होता है वो डिसअलाउड होता है, कोई रिजर्व या प्रोविजन जो बना रखे हैं वो डिसअलाउड होते हैं। और इसके अलावा आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है कि आप गहन अध्ययन करें, डिटेल में देखें कि कौन कौन से खर्चे अलाउड और कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड। डोनेशन वगैरह है वो क्या है? डिसअलाउड। चैरिटी है, डोनेशन है, ये डिसअलाउड है। सरकार के नियमों का पालन न करने की वजह से कोई अगर पेनल्टी या दंड लगा है वो डिसअलाउड होता है। ड्यू डेट से पहले अगर कोई आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो डिसअलाउड होता है। तो होता क्या है कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना, किताब पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो इससे आपके नॉलेज के अंदर आ जाएगा कि कौन कौन से खर्चे अलाउड और कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड। अभी ये मैंने एक आज क्वेश्चन, जो आज का जो अपना क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक पेशेवर व्यक्ति है और उसकी डिटेल्स से अपने को इस क्वेश्चन में दी गई है। जो आपकी जो बुक है इनकम टैक्स की, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसका अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लीजिए कि श्री राम प्रकाश रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, वे अपनी पुस्तकें रोकड़ प्रणाली पर रखते हैं तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न प्रकार है। यानी कि कैश बुक की समरी आपको बता रखी है डॉक्टर साहब की। तो इसमें रिसिप्ट साइड में देखो क्या क्या दिखा रखा है। ओपनिंग बैलेंस है, लोन फ्रॉम बैंक कैश, ओपनिंग बैलेंस 2700, लोन फ्रॉम बैंक 6000, सेल ऑफ मेडिसिन 3500, कंसल्टेशन फीस 10,000, विजिटिंग फीस 8,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, डिविडेंड ऑन शेयर 7,200, सेल ऑफ बिल्डिंग 1,15,000, सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। ये रिसिप्ट साइड में है। और पेमेंट साइड में कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 20,000, सर्जिकल इक्विपमेंट 6,000, मोटर कार परचेज 1,12,000, कार एक्सपेंसिस 1,800, सैलरीज 1,200, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 1,200, जनरल एक्सपेंसिस 600, पर्सनल एक्सपेंसिस 3,600, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट 360, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी 400, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक 30,000 और बाय बैलेंस सीडी 14,240। ये कैश अकाउंट की समरी बताई हुई है। फिर इसमें अतिरिक्त सूचना दी हुई है। अतिरिक्त सूचना में क्या है? निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष 2019-20 के लिए उसकी पैसे की आय की गणना कीजिए। क्या है? कार के व्ययों का 1/3 भाग निजी उपयोग से संबंधित है,
1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का अपलिखित मूल्य 1,20,000 रुपये तथा 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये। इन दोनों समूह में अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। फर्नीचर में भवन का अब कोई भाग शेष नहीं है। एक पुरानी कार मई 2019 में क्रय की गई थी, जबकि शल्य चिकित्सा के यंत्र दिसंबर 2019 में क्रय किए गए थे। यह सिप्ला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के एकमात्र एजेंट थे और गत वर्ष में उनकी एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था। एजेंसी को समाप्त करने के लिए उन्हें कंपनी से 2 लाख रुपए का चेक मिला। इस चेक को उन्होंने अपने निजी बैंक खाते में जमा करा दिया। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है कैश अकाउंट, कैश की समरी दी हुई है, कैश अकाउंट दिया हुआ है और नीचे अतिरिक्त सूचनाएं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस पेशेवर व्यक्ति की जो स्पेसिमन बी मैंने आपको जो बताया था क्वेश्चन हल करने का तरीका, उसके हिसाब से करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे कि डॉक्टर की जो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग है, जो रिवेन्यू इनकम्स हैं, उनको जोड़ेंगे और उसमें से केवल अलाउड एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे। तो शेष जो बचेगा वो आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब ये डॉक्टर राम प्रकाश है इस क्वेश्चन में, इसकी इनकम्स आप ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स इसमें ढूंढिए क्या क्या है। अच्छा, अब इसमें देखो एक नीचे नीचे एडजस्टमेंट में देखा है कि उसको एजेंसी समाप्त होने के बदले में 2 लाख रुपए प्राप्त हुए कंपनसेशन के रूप में। तो मैंने जो बिजनेस प्रोफेशन का आपको नियम बताया था, कौन कौन सी बिजनेस प्रोफेशन में इनकम मानी जाती है, उसमें टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बदले जो कंपनसेशन मिलेगा उसको व्यवसाय या पैसे की आय माना जाएगा। तो इसमें अपन इसका क्या है स्टेटमेंट बना लीजिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर राम प्रकाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 पार्टिकुलर्स अमाउंट ये लिख दीजिए और हेडिंग का ये ग्रॉस अर्निंग्स। ग्रॉस अर्निंग्स में सबसे पहले लिख लीजिए कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा इसकी कौन सी दूसरी आय है, देखिए सेल ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की जो बिक्री है वो है आपकी 30,500 रुपये, सेल ऑफ मेडिसिन 30,500। फिर इसकी है कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस है 10,000 रुपये। और फिर आपकी है विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस है 8,000 रुपये आपके क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये कंसल्टेशन फीस तो होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे सलाह मशवरा करने की वो फीस लेता है वो, और विजिटिंग फीस ये होती है कि अपनी क्लिनिक के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स में और दूसरे क्लिनिक्स में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करता है या रोगी के घर में जाकर के अपनी डॉक्टर की सेवा प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं विजिटिंग फीस। तो ये भी डॉक्टर की रिवेन्यू इनकम मानी जाती है। तो ये 4 प्रकार की इसकी इनकम है, कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस। इन चारों फिगर को जोड़ लीजिए, ये आपका 2,48,500 रुपये का फिगर आ गया। अब इसमें से आपको केवल एक्सपेंसेस अलाउड, जो खर्चे स्वीकृत हैं वही खर्चे आपको इसमें से घटाने हैं, और जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पे आपको नहीं घटाना है। तो इसकी पेमेंट साइड को देखिए, जो कैश बुक जो आपको दी हुई है, कैश बुक जो दी उसकी पेमेंट साइड में देखिए, तो इसमें है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, पहले हेडिंग लगा लीजिए लेस एक्सपेंसेस अलाउड। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन अलाउड होता है कितना है 20,000 रुपये। फिर आपके ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स का पूंजीगत खर्चा है, तो इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ करेंगे। सर्जिकल को इक्विपमेंट्स को चीर फाड़ के जो यंत्र है इनको अपन प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे, उसके 15% के हिसाब से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ये सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदे कब, जरा क्वेश्चन में देखो इन दोनों 1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का ये नहीं, शल्य चिकित्सा के यंत्र दिसंबर 2019 में क्रय किए गए हैं। देखो सर्जिकल इक्विपमेंट्स को अपने प्लांट एंड मशीनरी के हेडिंग मानेंगे, 15% डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ये एक दिसंबर 2019 में खरीदे गए हैं। तो इनका प्रयोग व्यवसाय पैसे में 180 दिन से कम हुआ है, तो इसका ह्रास अपन 1/2 अलाउड करेंगे। जितना ह्रास बनेगा उसका 1/2, क्योंकि 180 दिन से ये कम प्रयोग किए गए हैं।
जबकि कार जो है वो तो मई में ही खरीद ली गई, तो जो मोटर कार परचेज है इस पर भी डेप्रिसिएशन लागू करेंगे, तो ये पूरे साल भर का कर देंगे। लेकिन कार के बारे में इस क्वेश्चन में एक अतिरिक्त सूचना में आपको दे रखा है कि कार के व्ययों का 1/3 भाग निजी उपयोग से संबंधित है। तो निजी उपयोग से संबंधित कोई भी खर्चा है या उसका डेप्रिसिएशन का भी हिस्सा है उसको अपन डिसअलाउड करेंगे। और 2/3 जो है, 1/3 प्राइवेट यूज है तो 1/3 अपन खर्चे का डेप्रिसिएशन का डिसअलाउड करेंगे, तो अलाउ कितना करेंगे 2/3 कार का डेप्रिसिएशन और 2/3 जो कार का एक्सपेंसिस है वो अलाउ करेंगे। इस क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कार की भी। तो अब इसमें देखिए कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स है इस पर डेप्रिसिएशन लागू करेंगे, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन लागू करेंगे। कार एक्सपेंसिस 1800 रुपये है, तो 1800 रुपये का जो कार एक्सपेंसिस है उसका 2/3 अलाउड करेंगे। कार एक्सपेंसिस 1800 गुणा 2/3 1200 रुपये, क्योंकि 1/3 ये प्राइवेट यूज आ रही है कार, ठीक है। फिर उसके बाद है सैलरी। सैलरी जो व्यवसाय पैसे का सामान्य खर्चा होता है बिजनेस और प्रोफेशन में, 1200 रुपये पूरा का पूरा अलाउड कर देंगे, 1200 रुपये सैलरी। और फिर रेंट ऑफ डिस्पेंसरी ये अलाउड है, 1200 रुपये रेंट ऑफ डिस्पेंसरी ये अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसिस, व्यापार के सामान्य खर्चे हैं स्वीकृत होते हैं, जनरल एक्सपेंसिस 600 रुपीज़ ये अलाउ करेंगे। और फिर उसके बाद है पर्सनल एक्सपेंसिस। पर्सनल एक्सपेंसिस मैंने आपको पहले बताया, कोई भी व्यक्तिगत खर्चा जो व्यवसाय के स्वामी का होता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड नहीं होता, डिसअलाउड होता है, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, स्वामी का LIC ली हुई होगी तो ये भी खर्चा डिसअलाउड होता है, क्योंकि यहाँ अपन केवल अलाउड एक्सपेंसिस को लिख रहे हैं, इसलिए डिसअलाउड को यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। फिर है आपके बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें लोन फ्रॉम बैंक ले रखा है, लोन फ्रॉम बैंक ले रखा है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से 9000 रुपये का इंटरेस्ट आया है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्याज है लोन का वो है आपका 360 रुपये। तो जो इन्वेस्टमेंट से ब्याज आया है तो इन्वेस्टमेंट पे जो लोन ले रखा वो घटा करके इस इनकम को अपन इसमें नहीं दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी बात आ रही है इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी टाइप की है ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, इसको भी यहाँ नहीं दिखाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, इसको भी यहाँ नहीं दिखाएंगे। और फिर आगे आपका फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, ये यहाँ को शो करने की इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी आपने क्या किया कि इसकी जो प्रोफेशनल अर्निंग थी उसमें से आपने इसके अलाउड एक्सपेंसेस लिए। अब अलाउड एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया कि मोटर कार जो है वो 1/3 प्राइवेट यूज आती है, तो मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन है इसकी जो वैल्यू है 1,12,500 का 1500 2/3 लेंगे, 11,200 रुपये जो है इसका वो आ जाएगा क्या अलाउड डेप्रिसिएशन मोटर कार का 1,12,000 का 15% गुणा 2/3 लेंगे, क्योंकि 1/3 प्राइवेट यूज है 11,200। और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है उसको प्लांट एंड मशीनरी की हेडिंग मानेंगे 15%, 6,000 का 15% और 1/2। अब ये 1/2 क्यों किया ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट्स का उपयोग ये खरीदे गए थे दिसंबर 2019 में, तो गत वर्ष में 180 दिन किसी भी स्थायी संपत्ति का उपयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम होता है तो उसका ह्रास केवल आधा ही स्वीकृत होता है। ये चार्ज विशेष रूप से आप ध्यान रखें सभी क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी इसमें एक चीज़ इस क्वेश्चन में ये भी है कि जैसे आपके सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, और अतिरिक्त सूचना में दिया हुआ कि 1 अप्रैल 2019 को मकान संपत्ति का अपलिखित मूल्य 1,20,000 तथा 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रुपये था। इन दोनों समूह में अन्य कोई संपत्ति नहीं थी। फर्नीचर में भवन का अब कोई भाग शेष नहीं रहा है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान करने वाली है कि अगर कोई स्थायी संपत्ति गत वर्ष में पूरी की पूरी बिक्री हो जाती है, कोई भी उसका शेष नहीं है, तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कोई भी ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में उसका ग्रुप जिस समूह में वो थी उसमें कोई शेष नहीं है, पूरा समूह ही उसका बिक्री हो गया, समूह में कोई भी संपत्ति नहीं है, तो ऐसी संपत्ति के ऊपर कोई भी ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। तो ये जो
सेल ऑफ बिल्डिंग और सेल ऑफ फर्नीचर जो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिखा रखा है, इसके ऊपर आपको यहाँ तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी हरा सिरकट नहीं होगा, क्योंकि पूरी समूह इसमें बिक्री हो गया, अतिरिक्त सूचना में दे दिया गया है। और इसके ऊपर बिक्री करने से अगर कोई लाभ और हानि हुआ है तो वो कैपिटल गेन का जो चौथा शीर्षक है उसके अंदर इसको देखा जाएगा। उस लाभ हानि को कैपिटल गेन के अंदर देंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। अच्छा, अब इसमें ये इस तरह से ये क्वेश्चन आप हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया कि सबसे पहले हेडिंग लगाया, इसकी डॉक्टर रामप्रकाश की रजिस्टर जो रिवेन्यू इनकम है, जो प्रोफेशनल अर्निंग्स है, इनकम है, उसको आपने जोड़ा। और फिर उसके बाद अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो केवल इसमें से घटाए गए हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका जो टोटल है, ये इन सब का टोटल इसमें लिखिए। और इसका टोटल मार लीजिए। इन सब का टोटल 2,48,500 आया था। और बाकी ये जो फिगर है, देखिए 20,000 है और प्लस 1212, 2412, 3600 प्लस 600 और प्लस 11,650, 35,850। ये आया आपका 35,850, 35,850 माइनस 2,48,500, 2,12,650, 2,12,650, 2,12,650। ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हल किया गया है। तो विद्यार्थियों, अब आपकी जो बुक के अंदर जितने भी इस तरह के एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स आप निकालने की कोशिश करें। और इसमें मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये देख लेना कि कौन सा इसमें स्पेसिमन फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला फार्मूला लगेगा या कैश बुक के कैश अकाउंट वाला लगेगा। और फिर आपको कौन सा खर्चा अलाउड और डिसअलाउड है इसका निर्णय करना है, कौन सा आंशिक अलाउड और आंशिक डिसअलाउड है। अगर कोई खर्चा आपको बाई चांस ध्यान में भी नहीं आता तो आप किताब में जो आपके समरी और रूल्स जो दिए गए हैं उनको बार बार पढ़िए, और प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी कुछ इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम या समस्या आती है तो आप मेरे से टेलीफोन मोबाइल से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।